हेलो एवरीवन, मैं दीक्षा। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। विजन आईएएस की मंथली मैगजीन आपकी फरवरी 2025 की आ चुकी है, जिसको आज से हम शुरू करेंगे। जिस तरीके से हमने पिछले मंथों की कंप्लीट की हुई है कि आपका टॉपिक के अकॉर्डिंग मैगजीन को कवर किया जाता है। जैसे कि पहला टॉपिक जो होता है उसमें आपका पहला लेक्चर आता है, फिर सेकंड टॉपिक के अंतर्गत सेकंड लेक्चर और लास्ट के जो 3-4 टॉपिक होते हैं उनका एक लेक्चर होता है। तो इस तरीके से देखा जाए तो आपको टोटल आपके 8 लेक्चर दिए जाते हैं एक मैगजीन के अंतर्गत। तो ये आज हमारा पहला लेक्चर होगा जिसमें हम पॉलिटी एंड गवर्नेंस को पढ़ेंगे। अगर आपने इसके पहले के मंथों की नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट बनी हुई है प्रत्येक मंथ के हिसाब से, तो आप वो भी देख सकते हैं। साथ ही साथ इसकी पीडीएफ आपको हमारी टेलीग्राम चैनल यूपीएससी पीएससी विद दीक्षा पर अवेलेबल हो जाएगी। इसकी पीडीएफ जैसी हम इसमें अंडरलाइन कराते हैं तो वैसी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाती है और नॉर्मल में पीडीएफ आपको दे देते हैं। तो ये हमारी मैगजीन आज से शुरू होती है, तो आप इस सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और जो भी इसको कंटिन्यू करता है तो उन सभी को बताएं कि ये मैगजीन आ गई है। चलिए तो शुरुआत करते हैं। जिस तरीके से हमारी मैगजीन को पढ़ा जाता है उस मैगजीन के अंतर्गत इसकी शुरुआत की जाती है। तो इसमें सबसे पहले हम टॉपिक बताते हैं, टॉपिक के अंतर्गत जो भी सब टॉपिक होते हैं उनके बारे में जानते हैं, फिर और अन्य के बारे में भी इसके अंतर्गत देखा जाता है। ये आपका इसमें जो विजन आईएएस का है, केंद्रीय बजट और आर्थिक समीक्षा के बारे में दिया गया है कि आप अगर ये क्यूआर कोड स्कैन करेंगे तो आपको ये डिटेल चीजें मतलब कि आर्थिक समीक्षा का सारांश मिलेगा, उसकी विशेषताएं मिलेंगी और केंद्रीय बजट मिलेगा। तो ये इसमें इन्होंने दिया हुआ है। इसमें जैसे कि आपका पहला जो टॉपिक आता है वह राज्य व्यवस्था एवं शासन यानी कि पॉलिटी एंड गवर्नेंस का होता है। फिर दूसरा आता है इंटरनेशनल रिलेशन का, तीसरा आता है आपका अर्थव्यवस्था का, चौथा आता है सिक्योरिटी का, पांचवा एनवायरमेंट का, छठा आता है आपका सामाजिक मुद्दे का, सातवां आता है साइंस एंड टेक्नोलॉजी और आठवां आता है कल्चर, जिसमें हम कल्चर के साथ साथ कवर करते हैं नीति शास्त्र, सुर्खियों में रही योजनाएं, महत्वपूर्ण खनिज, महत्वपूर्ण स्थल, महत्वपूर्ण व्यक्तित्व, सभी को कवर किया जाता है। इस बार की में इन्होंने महत्वपूर्ण खनिज का जो ये पॉइंट है इसको अलग से ऐड किया हुआ है। तो जब हम इस टॉपिक को पढ़ेंगे यानी कि जो हमारा 8वां लेक्चर होगा तो उसके अंतर्गत इसको डिटेल में पढ़ा जाएगा। चलिए तो इसके सब टॉपिक देख लेते हैं पॉलिटी एंड गवर्नेंस के, जिसमें सबसे पहला टॉपिक हमारा जो आता है वो उसमें पढ़ेंगे हम मुफ्त सुविधाओं के बारे में। सेकंड टॉपिक आता है राज्यों में पंचायतों के अंतरण या हस्तांतरण की स्थिति के बारे में, जो कि पंचायती राज संस्थानों में प्रॉक्सी प्रतिनिधित्व के बारे में बताता है। फिर आती है हमारी संक्षिप्त सुर्खियां, जो कि सरकार के डी रेगुलेशन कमीशन का गठन करने के संदर्भ में है। मणिपुर में राष्ट्रपति शासन जो लगाया गया था उसके बारे में, और केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जो संशोधित वक्फ संशोधन विधेयक 2024 को मंजूरी दी है इसके बारे में होगा। और हमारा डिजिटल ब्रांड आइडेंटिटी मैनुअल के बारे में ये हमारी मैगजीन के अंतर्गत संक्षिप्त सुर्खियां होंगी। तो अभी इस बार देखा जाए तो इसमें आपके कम ही टॉपिक आए हुए हैं, वरना देखा जाए तो आपका लास्ट मंथ में जैसे ज्यादातर आपके 20-21 पेज का ये पूरा पॉलिटी का रहता है, लेकिन इस बार इसमें पॉलिटी का कम ही डेटा दिया गया है। तो कम ही करंट के टॉपिक रहे होंगे तो उसी के कारण आपके इसमें कम ही आया हुआ है। चलिए तो अब शुरुआत करते हैं हमारे टॉपिक की, जिसमें हम जो पढ़ते हैं वो आता है मुफ्त सुविधाओं के बारे में। मुफ्त सुविधाएं आखिर क्या होती हैं और मुफ्त सुविधाओं का जिक्र क्यों आया हुआ है कि अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक कहा गया है कि प्रश्न उठाया है कि क्या मुफ्त सुविधाएं या फ्रीबीज की जो सुविधाएं होती हैं वह गरीबों में परजीवी मानसिकता को बढ़ावा दे रही हैं और उनके काम करने की इच्छा को हतोत्साहित कर रही है। ये जो गवर्नमेंट के द्वारा जो भी स्कीम चलाई जाती हैं, जो भी कार्य कराए जाते हैं, मतलब कि जो जैसे कि मुफ्त में लैपटॉप बांटना, टीवी, साइकिल, अनाज और बिजली, पानी इत्यादि, ये जो सब चीजें दी जाती हैं, ये जो सुविधाएं दी जाती हैं, तो वो जो है वह सुविधाएं किस तरीके से मतलब कि उनकी मानसिकता पर प्रभाव पड़ रहा होगा, मतलब कि उसी के संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट ने कहा हुआ है। तो अब ये जब सुप्रीम कोर्ट ने इसके संदर्भ में कहा है तो ये हमारा इम्पोर्टेंट ये हो जाता है कि आखिर मुफ्त सुविधाएं क्या होती हैं, इसका हमें अच्छे से परिभाषा के तहत जानना होगा। साथ ही साथ ये भी जानना होगा कि मुफ्त जो सुविधाएं दी जाती हैं किस कैटेगरी को ध्यान में रख के दी जाती है, जैसे कि कल्याणकारी योजनाएं जो चलाई जाती हैं, कल्याणकारी सार्वजनिक कल्याणकारी सेवाएं जो प्रदान की जाती हैं, तो वो क्या होती हैं, किसके अंतर्गत दी जाती हैं, और भारतीय संविधान में इनका कहाँ पर उल्लेख किया गया है। जैसे कि कोविड के बाद कोविड के टाइम पे हम देखते होंगे कि उस टाइम पे जो योजनाएं चलाई गई थी वो आज भी निरंतर तरीके से चल रही हैं।
जिसमें आपको आटा, गेहूँ, दाल, चावल ये सब चीज़ें मिल रही हैं ये गवर्नमेंट के द्वारा। तो इसी योजना को ही एक्सटेंड करते जा रहे हैं, बट अभी वो योजना बंद नहीं हुई है। तो इस तरीके की जब योजनाओं का आपको लाभ मिलता है, तो आपकी जो काम करने की इच्छा है, वो कम होती है या फिर उसमें किस तरीके का प्रभाव देखने को मिलता है या फिर जो काम करने की इच्छा है वो कम होती जाती है क्योंकि आपको घर बैठे अगर पूरी सुविधाएँ मिल जाती हैं, तो आप और लेज़ी ही हो जाते हैं। तो इस तरीके की अर्थव्यवस्था जो चलेगी यानी कि जो भी सर्कुलेशन चलेगा समाज पर इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, तो ये सब चीज़ों को आपको ध्यान में देना है और ये अभी प्रेज़ेंट में आया हुआ है मुद्दा तो आप अपने आस-पास के सराउंडेड एरिया में भी देख सकते हैं कि किस तरीके की सुविधाएँ हैं, वहाँ पहले किस तरीके का रहन-सहन था जहाँ पर इन सुविधाओं की पर्याप्तता ज़्यादा हुई है और अभी प्रेज़ेंट में किस तरीके का हुआ, उनके जो मेंटल स्टेबिलिटी है, वहाँ उनकी जो हैबिचुअल जो जिस तरीके की हैबिट है, उसमें क्या बदलाव हुआ है। तो इसको आप एक आम तौर पर एक सामान्य वे में एक एनालिसिस भी सामान्य तौर पर कर सकते हैं। चलिए तो इस टॉपिक को पढ़ते हैं और ये भी देखेंगे कि इसमें भारतीय संविधान में कहाँ-कहाँ इसके प्रावधान दिए गए हैं और इसके रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट आते हैं जैसे कि इसमें ये दान आधारित दृष्टिकोण, आवश्यकता आधारित, अधिकार आधारित, संवैधानिक कानूनी परिप्रेक्ष्य और सकारात्मक प्रभाव और नकारात्मक क्योंकि किसी भी चीज़ का आप कुछ भी कर लें, जो भी टॉपिक आप पढ़ेंगे तो उसका सकारात्मक प्रभाव भी पड़ेगा, उसका नकारात्मक प्रभाव भी पड़ेगा। जो अगर लोक कल्याण से रिलेटेड है तो उसमें और ज़्यादा ये प्रवृत्ति देखने को मिलती है। क्योंकि भारत में विविधताओं वाला देश है। विभिन्न तरीके के लोग होते रहते हैं, विभिन्न तरीके के धर्म का पालन करते हैं, तो किसी के लिए वो प्रॉफ़िट होता है, तो किसी के लिए नेगेटिव होता है। गरीब-अमीर की एक खाई है। तो इस तरीके से ऐसा नहीं है कि सभी लोग एक से ही कि सभी अमीर-अमीर हैं, सभी गरीब-गरीब हैं। तो इसमें ये ऊपर नीचे इसमें फ्लक्चुएशन भी काफ़ी सारी चीज़ों में देखने को मिलता है। तो उसके सकारात्मक और नकारात्मक प्रभावों को भी देखेंगे और आखिर इसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है कि इस स्कीमों को चलाया जाता है और क्यों वितरित किया जाता है या फिर लोक लुभावन चीज़ों मतलब कि इस तरीके की मतलब कि इनको प्रोत्साहित करने के लिए दिया जाता है या किस तरीके से, तो इस टॉपिक के बारे में पूरी चीज़ों का एनालिसिस करते हैं। तो हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने यह प्रश्न किया है कि क्या मुफ्त सुविधाएँ या फ्री वेज इसका क्या ये आपको याद रख लेना है। फ्री वेज फ्री वेज अच्छे से याद रख लेना है, क्या पता आपका यूपीएससी में जब एग्ज़ाम में पूछा जाए, तो उसमें मुफ्त सुविधाएँ ना पूछ के ये पूछ लिया जाए कि फ्री वेज और फ्री वेज अगर पूछ लिया जाता है, तो अगर आपको मुफ्त सुविधाएँ आपने जैसे फ्री सर्विस आपका इस तरीके से नॉर्मल भाषा में इसका जो नॉर्मल जैसे फ्री फैसिलिटी इस तरीके से आप इसका प्रोनाउंसिएट करके सोचते हैं कि ये होगा। तो ये आपको फ्री वेज आपको शब्द याद रख लेना है क्योंकि फ्री वेज शब्द चर्चा में रहा। तो ये फ्री वेज याद रखना है किससे संबंधित है? मुफ्त सुविधाओं को कहा जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने प्रश्न उठाया है कि मुफ्त सुविधाएं फ्री वेज सब गरीबों में परजीवी मानसिकता को बढ़ावा दे रही हैं और उनसे काम करने की इच्छा को हतोत्साहित कर रही हैं। तो ये सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया है। चलिए तो जान लेते हैं कि फ्री वेज के बारे में या फिर ये भी पूछ सकता है ना कि फ्री वेज का क्या अर्थ होता है? प्रीवेज का क्या अर्थ होता है और इसके अंतर्गत किस तरीके की सुविधाएँ प्रदान की जाती हैं? तो इस तरीके का अगर आ जाता है शब्द तो फ्रीवेज भी याद रखिए, मुफ्त सुविधाएँ भी याद रखिए। तो फ्रीवेज जो है एक तरीके से इसकी कोई सटीक परिभाषा नहीं है। ऐसा नहीं है कि इसकी कोई फिक्स कोई परिभाषा है। ये एक तरीके से वैसे समझ सकते हैं जैसे कि हमें कोई मुफ्त सुविधा देना, वस्तु देना, उपहार इत्यादि को जब हम किसी को गिफ्ट रूप में देते हैं, तो वो चीज़ें होती हैं और ये जो होता है एक तरीके से अल्पकालिक लाभ प्रदान करता है। यानी कि ये देखते हैं तो हम तात्कालिक परिस्थितियों मतलब कि रिजल्ट आता है। तो रिजल्ट में कह देते कि अगर आपकी 80% बनी या 85% बनी तो आपको मुफ्त में लैपटॉप दिया जाएगा। अ, टी म लैपटॉप की ये फ़ोन दिया जाएगा, जैसे आप ग्रेजुएशन पास कर लेते हैं। तो इस तरीके की ये प्रलोभन दिए जाते हैं। ये इसमें प्रलोभन दिए जाते हैं आपके जब स्कूलिंग में होते हैं। फिर आप जब इनमें जैसे कि जब चुनाव होते हैं, तो चुनाव में ज़्यादातर इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा उपयोग किया जाता है। चुनाव में ये चीज़ें ज़्यादा देखने को मिलती है। कि फ्री बिजली मिल रही है, फ्री कोई मंत्री साइकिल बँटवा रहा है, कोई टीवी बँटवा रहा है, बिजली का कनेक्शन दे रहा है। तो इस तरीके की ये मतलब कि एक तरीके से लोक लुभावन चीज़ है। मतलब कि आदमी को, किसी भी व्यक्ति को उस चीज़ के लिए और प्रोत्साहित कर रही हैं कि अगर हम ये करेंगे तो हमारे लिए ये चीज़ मिलेगा। तो इस तरीके की प्रवृत्ति हो रही है, वो होती है सिर्फ़ अल्पकालिक। ऐसा नहीं है कि आपको बहुत लंबे समय तक रहती है। वो उसका एक टेन्योर रहता है कि जैसे अभी कुछ काम हुआ, जैसे आपने 10th का रिज़ल्ट घोषित हुआ, 12th का रिज़ल्ट घोषित हुआ, तो अगर आपकी इतनी परसेंट आई तो आपको लैपटॉप मिलेगा। तो ये आपके लिए एक टाइम के लिए है। ऐसा नहीं है कि आप जितनी बार करेंगे या चीज़ें होंगी उस तरीके का होगा तो आपको उसका
फ़ायदा मिलेगा। तो इस तरीके की सेवाएँ और ये क्या होता है कि जैसे कि एक गवर्नमेंट है, उसने इन चीज़ों को दिया, नेक्स्ट गवर्नमेंट आएगी वो उसको बंद भी कर सकती है। और चुनाव में क्या होता है कि हर 5 साल में चुनाव होता है, तो इसमें विभिन्न तरीके के हमारे भारत में चुनाव भी होते हैं जैसे कि आपके जो प्रधानमंत्री के अलग होते हैं, मुख्यमंत्री के अलग होते हैं और आपके पंचायतों के अलग होते हैं। तो इन चुनावों में अलग-अलग तरीके से सेवाओं का वितरण भी किया जाता है। तो यहाँ पर जो अल्पकालिक लाभ प्रदान करती है और इसमें मुफ्त में लैपटॉप, टीवी, साइकिल, बिजली, पानी आदि होता है और इसे अक्सर चुनावी प्रलोभन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। तो क्या होता है कि इसे चुनावी प्रलोभन में इस्तेमाल करते हैं। तो क्या हुआ है कि अभी जैसे कि इसकी कोई स्पष्ट परिभाषा तो नहीं है, लेकिन आरबीआई के द्वारा इसकी परिभाषा को परिभाषित किया है। अब आरबीआई ने किस तरीके से इसकी परिभाषा दी हुई है? आरबीआई ने कहा है कि ये एक ऐसी सार्वजनिक कल्याणकारी सेवाएँ होती हैं, जिनके लिए नागरिकों को कोई शुल्क नहीं देना होता है। यानी कि इसको एक गिफ्ट या उपहार के जैसे कि हम हैं किसी के लिए कुछ सामान दे रहे हैं, जैसे हमने ये पेन गिफ्ट किया, तो हम उसमें कोई शुल्क नहीं ले रहे हैं, लेकिन हमारी इच्छा है, तो हम आपके लिए ये चीज़ दे रहे हैं। तो इस तरीके से ये चीज़ें होती हैं, उनके लिए आपको कोई शुल्क नहीं देना है। आमतौर पर राजनीतिक दल चुनावी के दौरान ऐसी सेवाओं का वादा करते हैं और इस प्रकार ये भारत की राजनीति का अभिन्न हिस्सा भी बन गया। ये आमतौर पर जब चुनाव होते हैं, तो उस टाइम पर आप देखते हैं कि किसी भी पार्टी के द्वारा कुछ बँटवाया गया, किसी पार्टी के द्वारा कुछ बँटवाया गया, तो इस तरीके का वितरण किया जाता है। और ये चीज़ें होती हैं, आदमी को ये रहे कि हम अगर इसको वितरित करेंगे या पैसे देंगे या फिर किसी चीज़ का उपहार देंगे, तो हमें उससे वोट मिलेंगे। ये वोट बैंक की राजनीति के तौर पर आता है और ये एक तरीके से चलन ही बन गया है। अब आते हैं कि लोक कल्याण बनाम मुफ्त सुविधाओं के बारे में कि लोक कल्याण और मुफ्त सुविधाएं जैसे कि एक होता है लोक कल्याण के संदर्भ में जैसे कि ये पीडीएस सिस्टम हुआ, मनरेगा हुआ, शिक्षा सहायता हो, तो ये लोक कल्याण के अंतर्गत आती है। ये कुछ होती है मुफ्त सुविधाएं होती हैं कि मुफ्त वादे करते हैं और इसमें जैसे कि चुनाव के दौरान कहते हैं ना कि ये चीजें करवा देंगे, तुम्हारे गांव का विकास करवा देंगे, तो ये तो मतलब कि एक तरीके से ये वादे किए जाते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि उन वादों को बाद में पूरा किया जाए। काफी हद तक पूरे होते हैं, बट पूरे तरीके से पूरे नहीं होते जितना चुनावी घोषणा पत्र में किसी पार्टी के द्वारा कहा जाता है। तो इस तरीके से अब इसमें ये आता है ना, क्योंकि लोक कल्याण जैसे सरकार के द्वारा दो तरीके के अभी स्टार्टिंग में बताया कि जैसे जब कोविड हुआ था, तो उस टाइम पे गवर्नमेंट के द्वारा कुछ स्कीम चलाई गई थी। तो उसमें उनका क्या उद्देश्य था गवर्नमेंट का एक लोक कल्याण के तौर पर था। यानी कि पीडीएस जो सिस्टम खाद्य सुरक्षा प्रणाली के अंतर्गत उसमें स्कीम चलाई गई थी। तो इसमें ये पीडीएस के थ्रू था। तो ये लोक कल्याण के लिए था और वो ये लोक कल्याण के अंतर्गत आएँगे और ये जो होंगी मुफ्त सुविधाओं के अंतर्गत आएँगी। तो लोक कल्याण के अंतर्गत किस तरीके से कि हम देखते हैं कि जो हमारा भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, जो भारतीय संविधान के भाग 4 के अंतर्गत आते हैं, जिसमें डीपीएसपी यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहा जाता है, जिसे राज्यों के लिए इनको प्रदान किया गया है और राज्य की इच्छा पर ये निर्भर करता है कि इन निर्देशक तत्वों को लागू करे या ना लागू करे। लेकिन ज्यादातर देखते हैं कि ये राज्यों में लागू होते हैं। तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो है वह लोक कल्याण, क्योंकि कल्याणकारी राज्य मतलब कि जैसे कि आप पूरे संविधान को पढ़ेंगे तो इसमें आर्थिक कल्याण की भी बात की गई है। सामाजिक राजनीतिक तो सब जगह है, लेकिन जो आर्थिक कल्याण की बात आती है वो आपके राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में इसका उल्लेख किया गया है। इसमें लोगों की जो खाद्य सुरक्षा है जैसे कि पीडीएस सिस्टम, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, नौकरियां जैसे कि मनरेगा होना और शिक्षा एवं स्वास्थ्य सहायता जैसी जरूरी सेवाएं प्रदान करने की दिशा में निरंतर प्रयास इसमें शामिल है और इससे मानव पूंजी का निर्माण होता है। तो ये लोक कल्याण के तौर पर कार्य किया जा रहा है, जैसे कि अभी तो हमने पहले समामिलित रूप में पढ़ा, लेकिन इसको अलग अलग से डिवाइड कर दिया। मुफ्त सुविधाएं किस तरीके से कि सुप्रीम कोर्ट के अनुसार कहा गया है कि अल्पकालिक मुफ्त वादों में स्थिरता का अभाव होता है। जैसे कि आपसे जो वादे किए जाते हैं तो उसमें स्टेबिलिटी नहीं होती है, होती भी है तो बहुत ना के बराबर होती है। जैसे मुफ्त बिजली होना, पानी या ऋण माफी जैसी योजनाएं बाजारों को विकृत करती हैं और ऋण चुकाने की प्रवृत्ति को कमजोर करती हैं और लोगों को काम करने के प्रति उदासीन बनाती हैं। जैसे कि अगर आपको कोई चीज फ्री में मिल जाती है तो आपको जैसे एक बार मिली, अगर आपको हैबिट नहीं है, एक बार मिली तो आपने कोई फर्क नहीं पड़ा, सेकंड टाइम मिली तो आप सोचेंगे क्या हमें इसके लिए मेहनत क्या करना है, ये तो हमें ऑटोमेटिक ही मिल जाएगी। तो एक तरीके से ये लोगों को काम करने के प्रति उदासीन बना रही है, तो इस तरीके से ये बनाएगी। लोक कल्याण के कुछ दृष्टिकोण होते हैं, जैसे कि आपका दान आधारित एक दृष्टिकोण होता है, एक आवश्यकता आधारित दृष्टिकोण होता है, एक अधिकार आधारित दृष्टिकोण होता है। दान आधारित दृष्टिकोण होता है, इसमें क्या होता है कि इनपुट पर ध्यान केंद्रित किया जाता है, ना कि
परिणाम पर। यानी कि इसमें किसी भी तरीके का इनपुट मतलब कि इन सब चीज़ों में कार्य किया जाता है, ये नहीं है कि इसका बाद में रिजल्ट क्या होगा। इसमें जो दान आधारित में आवश्यकता आधारित में क्या होता है, इसमें आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इनपुट और परिणाम दोनों पे ध्यान रखा जाता है। तो जो दान आधारित होगा उसमें हमने दान किया और हमने उसका परिणाम नहीं देखा कि क्या होगा। जैसे हमने पेन दिया तो हम नहीं चाहेंगे कि हमें कोई पैसे दे या फिर चीजें हो। मतलब हमने हमारी इच्छा थी तो हमने ये कार्य किया, वो दान आधारित दृष्टिकोण हो गया। लेकिन आवश्यकता के अकॉर्डिंग हुआ तो उसमें क्या हुआ कि इनपुट में परिणाम और इनपुट दोनों शामिल है, जो दोनों पर केंद्रित है। अधिकार आधारित जो होगा वह अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए प्रक्रिया और परिणाम दोनों पर ध्यान केंद्रित करेगा। तो इसमें क्या प्रोसेसिंग चलाई जाएगी, प्रोसेसिंग के अंतर्गत क्या रिजल्ट होगा, तो ये सभी को इसके अंतर्गत ध्यान केंद्रित करने के आधार पर होगा। लोक कल्याण में ये जो दान आधारित दृष्टिकोण है, वह गरीबों के प्रति संपन्न वर्गों की नैतिक जिम्मेदारी की पहचान करता है। और जो आवश्यकता आधारित होता है, वह वैध दावों के रूप में मान्यता दी जाती है। अधिकार आधारित में अधिकारों को ऐसे दावे के रूप में देखा जाता है जिनकी पूर्ति कानूनी और नैतिक रूप से जिम्मेदार व्यक्तियों को करनी होती है। और इसमें व्यक्तियों को पीड़ित व्यक्ति के रूप में देखा जाता है। इसमें व्यक्तियों को विकास संबंधित हस्तक्षेप या साधन के रूप में देखा जाता है। और इसमें व्यक्तियों और समूहों को उनके अधिकारों का दावा करने का अधिकार दिया जाता है। दान आधारित दृष्टिकोण जो होगा, इसमें समस्याएं अभिव्यक्ति की ध्यान केंद्रित करती हैं। आवश्यकता पर इसमें तात्कालिक कारणों पर ये ध्यान केंद्रित करेंगी। और ये जो होगी वह अधिकार आधारित, जिसमें मूलभूत संरचना कारणों और उनके प्रत्यक्ष प्रभाव की पड़ताल करते हैं जो अधिकारों को प्रभावित करते हैं। तो इस तरीके से देखा जाए तो ये आपकी प्रमुख चीजें आती हैं। अब चलते हैं संवैधानिक और कानूनी परिप्रेक्ष्य की ओर, क्योंकि किसी भी टॉपिक को पढ़ रहे हैं तो उसके हमें सभी संदर्भों को जानना आवश्यक है। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत हम जो देखते हैं तो कौन कौन से आर्टिकल हैं जिसमें हमें निर्देश देते हैं, राज्य को ये कार्य करने के लिए निर्देश देते हैं। जिसमें आर्टिकल आता है 38, 39 और 41। ये तीन अनुच्छेद आते हैं जिसके अंतर्गत ये प्रावधान निर्देश दिए गए हैं राज्यों को। पहला, जैसे कि जन कल्याण को बढ़ावा देने के लिए सामाजिक व्यवस्था सुनिश्चित करना, पुरुषों एवं महिलाओं को आजीविका के पर्याप्त साधन उपलब्ध कराना, धन का असमान वितरण को रोकना, कुछ विशेष परिस्थितियों में कार्य, शिक्षा और सार्वजनिक सहायता अधिकार प्रदान करना होता है। तो इस तरीके से देखा जाए तो ये आपका डीपीएसपी यानी कि 38, 39, 41 के अंतर्गत ये प्रमुख प्रावधान दिए गए। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के अंतर्गत देखा जाए तो पहला जो निर्णय आता है कि सुब्रमण्यम बालाजी बनाम तमिलनाडु राज्य बाद, जो कि 2013 में आता है, जिसमें दो न्यायाधीशों की पीठ में इस बात के निर्णय दिया गया था और पात्र लाभार्थियों को रंगीन टीवी, लैपटॉप जैसी नागरिक सुविधाओं का वितरण बीपीएसपी के तहत किया गया था। और इस पर न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप करने का कोई औचित्य नहीं है। अश्विन कुमार उपाध्याय बनाम भारत संघ, जो कि विचाराधीन वाद है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव प्रसार के दौरान मुफ्त सुविधाएं देने और उन्हें झूठे वादे जो करने की परंपरा को चुनौती देने संबंधी याचिका पर सुनवाई कर रहा था। और इसमें चुनाव आयोग की जो भूमिका का संदर्भ देखा जाए तो इसमें कहा गया है कि चुनावी वादों की पारदर्शिता लाने की मांग है। कि राजनीतिक दलों ने यह स्पष्ट करने को कहा था कि वे इन मुफ्त सुविधाओं के लिए वित्तीय संसाधन कहां से जुटाते हैं। तो ये चुनाव आयोग की जो भूमिका है, यानी कि इलेक्शन कमीशन का जो भूमिका है, उसके बारे में बताता है। अब चलते हैं प्रीवेज या मुफ्त सुविधाओं के प्रभाव के बारे में, जिसमें कुछ नकारात्मक प्रभाव भी है, कुछ सकारात्मक प्रभाव है। सकारात्मक प्रभावों के अंतर्गत बात की जाए तो इसमें पहले नंबर पर आती है बुनियादी जरूरतों की पूर्ति होना। कि मानव एवं पोषण, स्वास्थ्य देखभाल, आवास, शिक्षा आदि का प्रावधान गरीबों पर पड़ने वाले आर्थिक बोझ को कम करता है। और नकारात्मक प्रभाव को देखा जाए तो इसमें वित्तीय बोझ जो होता है सरकारी बजट पर दबाव बढ़ाता है, राजकोषीय घाटे में वृद्धि करता है और अवसंरचना विकास तथा रोजगार सृजन में कमी आती है इत्यादि इसके अंतर्गत आता है। सकारात्मक प्रभाव में सामाजिक और लैंगिक असमानताओं को कम करते हैं, जिसमें मध्याह्न भोजन, मुफ्त साइकिल आदि ने स्कूलों में नामांकन दर को बढ़ावा दिया। और निर्भरता की संस्कृति के अंतर्गत देखा जाए तो इसमें कामकाज से संबंधित प्रेरणा और उत्पादकता में कमी हो सकती है। समावेशन और गतिशीलता को बढ़ावा मिलता है, जो एक तरीके से विविध सेवाओं के माध्यम से वित्तीय बाधाओं को हटाने से बेहतर समावेशी विकास को सुनिश्चित करता है। और ये जो होता है वह सतत विकास तथा अंतर पीढ़ीगत समानता पर प्रभाव होता है। और इसके उदाहरण मुक्त बिजली व पानी से भूजल स्तर में कमी आती है, इससे संसाधनों की बर्बादी हो सकती है और भविष्य की पीढ़ियों पर बोझ पड़ सकता है।
राजनीतिक भागीदारी को देखा जाए तो इसमें मुक्त सुविधाएं असंतुष्ट मतदाताओं को आकर्षित करती हैं, चुनावी भागीदारी बढ़ा सकती हैं और अधिक प्रतिनिधिक लोकतंत्र को बढ़ावा देती हैं। मुक्त सुविधाओं की राजनीति के बारे में देखा जाए तो इनका इस्तेमाल सामाजिक आर्थिक असमानताओं को दूर करने के बजाय वोट हासिल करने के लिए लोक लुभावन उपायों के रूप में किया जा सकता है। बाजार की विफलता की कमी के अंतर्गत ध्यान दिया जाए तो यह फ्रीवेज आर्थिक सुधारों के नकारात्मक प्रभावों जैसे कम रोजगार और अंतर पीढ़ीगत मोबिलिटी में कमी के निपटने से मदद करता है और यह बाजार को कमजोर भी करता है, जिसमें फ्रीवेज के कारण निवेश के लिए उपलब्ध संसाधनों का अन्य जगहों पर इस्तेमाल होता है और इस प्रकार विनिर्माण क्षेत्र की गुणवत्ता और प्रतिस्पर्धात्मकता पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। तो इस तरीके से देखा जाए तो ये सब चीजें सकारात्मक और नकारात्मक प्रभावों के अंतर्गत आती हैं। कई विशेषज्ञों के अनुसार कहा गया है कि हाल के वर्षों में जो कल्याणकारी योजनाएं और मुफ्त सेवाओं का समान मान लिया गया है, जिनमें दोनों के बीच में एक वास्तविक अंतर धुंधला हो जाता है और मुफ्त सुविधाओं की परिपाटी से निपटने के लिए किए जा सकने वाली आवश्यक उपाय आते हैं, जैसे कि पहला आता है आपका नीतिगत सुधार। नीतिगत सुधार जो होता है वह वित्तीय अनुशासन एवं ऋण प्रबंधन से जुड़ा हुआ होता है, जिसमें ऐसी सतत कल्याणकारी योजनाएं बनाई जाती हैं जो एक निश्चित अवधि के बाद स्वतः समाप्त हो जाता है। लीकेज व भ्रष्टाचार को रोकना होता है, जो यह सुनिश्चित किया जाता है कि सब्सिडी और कल्याणकारी योजनाएं लाभार्थियों तक पारदर्शी तरीके से पहुंचे। बीमा कवरेज का विस्तार देखा जाता है कि इसमें कोविड-19 जैसी आपात स्थितियों के दौरान आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए सुरक्षा तंत्र के रूप में कार्य कर सकता है। राजनीतिक सहमति बनाना होता है, जो केंद्र एवं राज्यों से मिलकर मुफ्त सुविधाओं के नाम पर कल्याणकारी योजनाओं के दुरुपयोग को रोकने में प्रयास करने चाहिए। इसके अंतर्गत है चुनाव आयोग की जो भूमिका है वह एक तरीके से घोषणा पत्रों को विनियमित करके पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करती है। कौशल विकास और आत्मनिर्भरता होती है, जो व्यक्तिगत सशक्तिकरण से लोगों की मुफ्त सुविधाओं पर निर्भरता को कम किया जाता है। मतदाता जागरूकता होती है। न्यायिक निगरानी और हस्तक्षेप के अंतर्गत देखा जाए तो नीति आयोग, आरबीआई एवं वित्त आयोग के विशेषज्ञों की एक समिति बनाई जाती है जो मुफ्त सुविधाओं के प्रभाव का आकलन करे। वैश्विक उदाहरणों से सीखने के अंतर्गत देखा जाए तो जैसे कि श्रीलंका में 2019 में चुनावी वादों के तहत की गई कर कटौती से राजस्व का भारी नुकसान हुआ, जिससे आर्थिक संकट उत्पन्न हुआ। और वेनेजुएला में देखा जाए तो यहाँ पर मुफ्त सुविधाओं के रूप में लोक लुभावन नीतियों और ऋण माफी योजनाओं से अर्थव्यवस्था को गंभीर संकट में डाल दिया और उसके बाद सुधार में लंबा समय लग गया। तो इस तरीके से देखा जाए तो ये वैश्विक उदाहरणों के बारे में सीखने से रिलेटेड है। तो ऐसा नहीं है कि ये भारत में ही होता है, ये विश्व के कई देशों में हर जगह है जहाँ पर चुनावी मुद्दा होता है, तो वहाँ पर ये सब चीज़ें देखने को मिलती हैं। अब निष्कर्ष के तौर पर देखा जाए तो जो अमर्त्य सेन है, उन्होंने कैपेबिलिटी अप्रोच के अनुसरण करते हुए सरकार को अल्पकालिक मुफ्त सुविधाओं की बजाय मानव कौशल को बढ़ावा देने के लिए दीर्घकालिक योजनाओं को प्राथमिकता देनी चाहिए, इनके द्वारा कहा गया। इन्होंने बढ़-चढ़कर घोषणाएँ करने की होड़ और वित्तीय संकट जैसा कि 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष एन.के. सिंह की चेतावनी पर इसे रोका जा सकता है। तो इस तरीके से ये निष्कर्ष के तौर पर देखा जाता है। नेक्स्ट आते हैं कि राज्यों में पंचायतों के अंतरण या हस्तांतरण की स्थिति के बारे में। तो इसमें आता है कि हाल ही में पंचायती राज मंत्रालय ने राज्यों में पंचायतों के अंतरण की स्थिति, सांकेतिक साक्ष्य आधारित रैंकिंग शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की है। तो किसके द्वारा ये रिपोर्ट जारी की गई है? पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा। पंचायती राज वैसे भी आपका हमेशा चर्चा में रहता है, हमेशा उससे 1-2 क्वेश्चन आपके आते हैं। लेकिन अभी हाल ही में ये पंचायती राज मंत्रालय ने राज्यों में पंचायतों के अंतरण की स्थिति सांकेतिक साक्ष्य आधारित रैंकिंग रिपोर्ट जारी की हुई, तो इस रिपोर्ट के बारे में जानना और ज्यादा जरूरी हो जाता है। यह रिपोर्ट जो है, इस संबंध में जो रिपोर्ट है उसे 73वें संविधान संशोधन के तहत गठित पंचायतों द्वारा उनकी संवैधानिक भूमिकाओं को निभाने के लिए उनकी क्षमता गहन विश्लेषण पर प्रस्तुत करती है। उस रिपोर्ट में भारतीय लोक प्रशासन संस्थान नई दिल्ली में इसे तैयार किया गया है। तो अगर आपसे एक नॉर्मल क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि ये पंचायती राज्यों में पंचायतों के अंतरण की स्थिति सांकेतिक साक्ष्य आधारित रैंकिंग है, इस रैंकिंग को किस मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया? दूसरा ये कि यह जो रिपोर्ट का तैयार किया जाता है, तो इस रिपोर्ट को किस संस्थान के द्वारा रिपोर्ट तैयार की जाती है? तो पहला क्या? पहला तो ये कि पंचायती राज मंत्रालय द्वारा होता है और दूसरा इसे भारतीय लोक प्रशासन संस्थान नई दिल्ली के द्वारा तैयार किया जाता है। चलिए तो इस रिपोर्ट के प्रमुख बिंदुओं यानी कि प्रमुख विशेषताओं के बारे में जान लेते हैं। जैसे कि पहली विशेषता आती है पंचायत अंतरण सूचकांक के बारे में। यह राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में अधिकारों के अंतरण के 6 आयामों के आधार पर रैंक प्रदान करती है। अब इसमें 6 आयाम दिए गए हैं, तो कौन-कौन से आयाम है? आयाम के बारे में जानते हैं। जैसे कि हमारा पहला आयाम दिया गया है फ्रेमवर्क, दूसरा दिया गया है कामकाज यानी कि फंक्शन, तीसरा आता है वित्त फाइनेंसेस,
और सार्वजनिक अधिकारी क्षमता निर्माण जवाबदेही। तो फ्रेमवर्क किस तरीके से होना चाहिए जो इसमें मानदंड को संदर्भित करता है, जैसे कि राज्य द्वारा संवैधानिक प्रावधानों का पालन किया जा रहा है। कामकाज के अंतर्गत बात की जाए तो यह आकलन करता है कि नागरिकों की जिम्मेदारी जैसे स्वच्छता, अपशिष्ट प्रबंधन आदि को किस तरीके से पूरा किया जाए। वित्त के अंतर्गत बात किया जाए तो इसमें पंचायतों को धन अंतरण में दक्षता तथा उनके वित्त पोषण स्रोतों का आकलन करना है। और सार्वजनिक अधिकारी के अंतर्गत देखा जाए तो इसमें पंचायत अधिकारियों की क्षमता और कार्य निष्पादन तथा उनके लिए उपलब्ध बुनियादी ढांचे का आकलन करना है। और क्षमता निर्माण के अंतर्गत बात की जाए तो इसमें पंचायत अधिकारियों के ज्ञान और कौशल का विस्तार किस प्रकार से किया जा रहा है ताकि वे अधिक जिम्मेदारियां निभा सकें। और जवाबदेही के अंतर्गत बात की जाए तो इसमें पंचायतों के कामकाज लेखा परीक्षक की निगरानी के लिए इसे मौजूद ढांचा होता है। तो इस तरीके से ये जो मापदंड दिया गया है पंचायतों के अंतरण सूचकांक के अंतर्गत 6 प्रमुख मानदंडों को ये संदर्भित करता है। तो ये आता है इन मापदंडों के अंतर्गत ही। और इस रिपोर्ट में कामकाज आयाम का राष्ट्रीय औसत सही भी आयामों में 6 आयामों से कम है। तो ये आपका जो कामकाज का औसत है ये वाला, तो इन सभी आयामों के अंतर्गत जो आपकी ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा दिया गया है, तो इसमें ये सेकंड वाले का जो आयाम है वह इसमें कम दिया गया है। अब नेक्स्ट आते हैं कि इसमें शीर्ष 3 राज्यों में अंतरण के अंतर्गत देखा जाए तो इसमें आते हैं आपके कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु। निम्न प्रदर्शन करने वाले 3 राज्यों के अनुशासित प्रदेशों में आते हैं दादरा एवं नागर हवेली, दमन एवं दीव, पुदुचेरी, लद्दाख सबसे निचले पायदान पर। पंचायतों के अंतरण में सुधार के अंतर्गत बात की जाए तो इसमें 2013-14 में ये जो अंतरण है वह 39.9% हो गया और 2021-22 से बढ़कर 43.9% हो गया। सूचकांक में शामिल क्षमता में कुछ वृद्धि घटक आते हैं कि इसमें राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान जैसी पहलों के चलते 44% से बढ़कर यह 54.6% हो गया है। तो इसमें कितना इंक्रीज हुआ है? 44% से 54.6% यानी कि 10.6% इसमें इंक्रीज की प्रवृत्ति देखने को मिली हुई है। अब आते हैं हम आगे की ओर तो अंतरण सूचकांक की इंपोर्टेंस के बारे में जानते हैं, जैसे कि नागरिकों के लिए किस तरीके से इसका महत्व है कि पंचायतों के कार्यों और संसाधनों के आवंटन और ट्रैक करने के लिए पारदर्शिता प्रदान करते हैं। चुने हुए प्रतिनिधियों के लिए डेटा आधारित अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं और इससे पंचायतों में सुधार के लिए नीतिगत पहले शुरू कर सकते हैं। सरकारी अधिकारियों के अंतर्गत देखा जाए तो यह विकेंद्रीकरण नीतियों में प्रभावी तरीके से लागू करने के लिए मार्गदर्शिका के रूप में कार्य करता है। और नीति निर्माताओं के लिए स्थानीय प्रशासन की समग्र स्थिति का आकलन करने और जहां सुधार की सबसे अधिक आवश्यकता है वहां बदलाव लाने के लिए अंतरण सूचकांक का उपयोग किया जाता है। तो इस तरीके से देखा जाए तो ये अंतरण सूचकांक के इम्पोर्टेंस के बारे में आता है। पंचायतों के अंतरण या हस्तांतरण के बारे में बात की जाए तो इसका आशय होता है कि जैसे कि अंतरण शब्द पूछ लिया जाए कि हमने ये रिपोर्ट के बारे में तो जाना, लेकिन ये जो रिपोर्ट प्रकाशित की गई है तो उसमें आखिर अंतरण का क्या मतलब होता है, हस्तांतरण का क्या मतलब होता है, जो पंचायतों के बारे में इसको प्रोनाउंसिएट करता है और इवन इसके लिए एक रिपोर्ट भी जारी की जाती है, उसके हमने अभी पूरा डिटेल जाना। तो पंचायतों का अंतरण या हस्तांतरण के बारे में बात करें तो इसका आशय होता है कि शक्ति, प्राधिकार, अधिकार, कर्तव्य, जिम्मेदारियां और धनराशि को उच्च स्तर पर शासन व्यवस्था से निचले स्तर की शासन व्यवस्था को हस्तांतरित करने से होता है। तो क्या किया गया है कि यहाँ पर हाई जो आपका गवर्निंग सिस्टम है उसे लेकर नीचे तक की जो शासन व्यवस्था है उसमें हस्तांतरित करना होता है। इसका उद्देश्य क्या होता है? स्थानीय निकायों को स्वायत्त बनाकर उसे निर्णय लेने की क्षमता प्रदान करता है और जो कि एक प्रशासनिक विकेंद्रीकरण के रूप में आता है। स्थानीय स्वशासन जो है वह जिसमें पंचायतें शामिल है, संविधान की राज्य सूची का विषय शामिल है, राज्य सूची के विषय के अंतर्गत आता है और यह पंचायतों को शक्ति अधिकार सौंपने का निर्णय राज्यों के विवेक पर निर्भर करता है। अंतरण की इंपोर्टेंस जैसे कि पहला सेवा वितरण में वृद्धि होना, 73वां संविधान संशोधन अधिनियम के तहत प्रदत्त संवैधानिक दायित्व के अनुरूप होना। आपको पता है कि 73वां संविधान संशोधन कब जारी किया गया था और 73वें संविधान संशोधन के अंतर्गत संविधान में भाग 9 और 9A को जोड़ा गया था। 9 और इसमें जो आपकी 11वीं और 12वीं अनुसूची भी आई हुई थी। तो ये आपका 73वां और 74वां संविधान संशोधन इसके अंतर्गत आते हैं। जमीनी स्तर पर लोकतंत्र को मजबूती और आर्थिक विकास एवं आत्मनिर्भरता को बढ़ावा, पंचायती राज संस्थानों में राजकोषीय स्वास्थ्य को मजबूती प्रदान करना। अंतरण के संबंध में कुछ संवैधानिक प्रावधान भी है, जैसे कि पहला अनुच्छेद आता है आपका 243 जी। इसमें कुछ कुछ अनुच्छेद जो है वो आपके एग्जाम में
पूछे जाते हैं, क्योंकि पूरे अनुच्छेद अगर आपको याद हो जाते हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं आते हैं तो आपको कुछ अनुच्छेदों को याद करना कंपल्सरी होता है, क्योंकि उनसे क्वेश्चन आपके रिपीट भी होते हैं और आते ही आते हैं। जैसे जितने इसमें अनुच्छेद दिए गए हैं, इनसे आपके हमेशा एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अनुच्छेद 243 जी जो है वो क्या कहता है? इसमें राज्य पंचायतों को ऐसी शक्तियां और प्राधिकार प्रदान करेगा जो उन्हें स्वायत्त शासन की संस्थानों के रूप में कार्य करने के रूप में सक्षम बनाएगा। तो क्या कर रहा है ये? स्वायत्त तरीके से शासन की जो संस्थाएं हैं, उनको कार्य करने में ये सक्षम बना रहा है। फिर 243 एच की ओर आते हैं, तब हम देखते हैं कि यह राज्य का विधानमंडल पंचायतों को कार्य शुल्क, टोल, फीस आरोपित तथा एकत्र करने के लिए अधिकृत करने वाले कानून बनाने का अधिकार दे रहा है। और 243 आई जो होता है वह प्रत्येक राज्य में 5 वर्ष के बाद राज्य वित्त आयोग के गठन का प्रावधान करता है, ताकि राज्य से पंचायतों को अंतरण, अनुदान तथा कर और गैर राजस्व कर के आवंटन के रूप में संसाधन को हस्तांतरित किया जाए। 243 जी जो होता है वह पंचायतों और नगरपालिका द्वारा तैयार किए गए समेकित करने और संपूर्ण जिले में एक विकास योजना का प्रारूप तैयार करने के लिए जिला योजना समिति का भी गठन करता है। तो इस तरीके से देखा जाए तो ये संवैधानिक प्रावधानों के बारे में बताता है। पंचायतों के अंतरण से जुड़ी कुछ मुख्य चुनौतियां हैं, जैसे कि फ्रेमवर्क संबंधी चुनौतियों का होना। फ्रेमवर्क संबंधी जो अभी आपकी 6 जो अलग अलग जो विशेषताएं बताई गई हैं, तो जिसमें जो कामकाज से संबंधित विशेषताएं हैं उनका जो रेशियो इन पांचों से कम ही रहा है। तो अब इनके अंतर्गत कौन कौन सी चुनौतियां हैं कि ये तो आपकी अंतरण है, लेकिन इनके अंतर्गत भी इन्हें भी कोई कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। तो एक एक करके इन चुनौतियों के बारे में जान लेते हैं। तो फ्रेमवर्क संबंधी जो चुनौतियां हैं उनके अंतर्गत जैसे कि अनियमित चुनावों का होना, वार्डों की परिसीमन या निर्माण में देरी होना, पंचायतों के गठन में विलंब होना और अनुच्छेद 243 ई के नियमित चुनाव की अनिवार्यता के प्रावधान के विपरीत होना। उदाहरण के लिए देखते हैं कि मध्य प्रदेश में 23,000 से अधिक स्थानीय निकायों के चुनाव में कराने में देरी होती है। कामकाज संबंधी चुनौतियां भी देखने को मिलती है, जैसे कि रिपोर्ट के अनुसार देखा जाए तो समग्र पंचायत अंतरण सूचकांक 43.89, जो कि 2021-22 और ऐसा इसलिए है क्योंकि पंचायतों के कार्य अभी भी पारंपरिक नागरिक सेवाओं तक सीमित हो और दूसरी ओर मध्यवर्ती जिला पंचायतें ज्यादातर निगरानी का काम करती है। पैरा स्टाइल निकाय के बारे में बात की जाए तो इसमें संसद के विशेष अधिनियमों द्वारा ये गठित होता है और संस्कार द्वारा नियुक्त निर्देशक मंडल द्वारा संचालित होते हैं। यानी के कारण पंचायतों की स्वायत्तता इसमें सीमित हो जाती है। वित्त संबंधी चुनौतियां जो होती है वह पंचायतों के पास पर्याप्त वित्तीय संसाधनों की कमी होती है। मानव संसाधन संबंधी चुनौतियों में इसमें पंचायतों को ग्राम सचिव जैसे कि सहायक कार्मिकों की कमी होती है, साथ ही तकनीकी प्रशासनिक कर्मचारियों का भी अभाव देखने को मिलता है। क्षमता निर्माण संबंधी चुनौतियां होती है, जिसमें आधारभूत अवसंरचना की कमी, कौशल विकास, नियमित प्रशिक्षण की अनुपलब्धता, डिजिटल अवसंरचनाओं के अभाव, अपर्याप्त वित्तीय एवं व्यक्तिगत प्रबंधन से पंचायतों के कामकाज पर असर पड़ता है। और केवल 7 राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों में 100% ही कार्यालय जो है वह पक्के भवनों में स्थित है और 40,000 से अधिक ग्राम पंचायतों के पास अभी भी कंप्यूटर उपलब्ध नहीं है। जवाबदेही संबंधी चुनौतियों के बारे में बात करें तो यह जनता की सीमित भागीदारी और जवाबदेही तंत्र के प्रति जागरूकता के अभाव है। पंचायतों में भ्रष्टाचार तथा धन के दुरुपयोग के मामले बढ़ रहे हैं। उदाहरण के तौर पर देखा जाए तो तमिलनाडु के कृष्णा जिले में 70% पंचायतों में धन के दुरुपयोग के मामले सामने आए। रिपोर्ट के बिंदुओं की कुछ मुख्य सिफारिशें, जैसे कि राज्य निर्वाचन आयोग को मजबूत करना, कि यह जो होता है वो चुनाव तिथियों के निर्धारण, निर्वाचन क्षेत्रों में परिसीमन संबंधी चुनाव संबंधी सभी मामलों को राज्य चुनाव आयोग को दिया जाता है और यह साझा मतदाता सूची तैयार की जाती है और हर वर्ष से अपडेट किया जाता है। आरक्षित जो सीटें होती हैं इसमें सभी श्रेणियों में 2 से 3 कार्यालयों के लिए स्थिर रखा जाता है। स्वायत्तता देखी जाए तो इसमें राज्यों में केंद्र प्रायोजित योजनाओं में पंचायतों की सक्रिय भूमिका सुनिश्चित होती है और रहे भी अनुसूची में सूचीबद्ध पंचायतों को इसे सौंपा जाता है, ना कि समानांतर संस्थानों। वित्तीय सुधार के बारे में बात करें तो ये एक तरीके से इसमें राज्य वित्त आयोग का गठन 5 वर्ष के लिए निर्धारित किया जाता है और इस रिपोर्ट राज्य विधानमंडलों में पेश किया जाता है और पंचायती राज संस्थानों के लिए वित्तीय स्रोतों का विविधीकरण भी किया जाता है। जवाबदेही और पारदर्शिता जो देखी जाए तो इसमें कठोर वित्तीय जवाबदेही उपाय लागू किए जाते हैं। श्रम बल प्रबंधन होता है जो कि पंचायतों को अस्थायी कर्मचारियों की नियुक्ति करने, बाहरी विशेषज्ञों को शामिल करने और अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति और अवसंरचना के विकास के लिए पर्याप्त संसाधन जुटाने की स्वायत्तता दी जाती है। क्षमता निर्माण के अंतर्गत देखा जाए तो यह पंचायत प्रतिनिधियों को स्थानीय लोक प्रबंधन के एक व्यापक पाठ्यक्रम के तहत प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है, जो लोक व्यवस्था, वित्तीय प्रबंधन, मानव संसाधन प्रबंधन, ई गवर्नेंस जैसे विषय इसमें शामिल किए जाते हैं, जो पंचायत पदाधिकारियों के लिए इसे एमबीए जैसे संरक्षित पाठ्यक्रम की तर्ज पर विकसित किया जाता है।
पंचायती राज संस्थानों में प्रॉक्सी प्रतिनिधित्व किस तरीके से वर्क करता है, इसके बारे में जानते हैं। तो इसे हाल ही में जो पंचायती राज द्वारा एक समिति गठित की जाती है, जिसमें पंचायती राज संस्थानों को प्रॉक्सी भागीदारों को समाप्त करने के सुझाव दिए गए। अब प्रॉक्सी भागीदारों को समाप्त करने के सुझाव दिए गए, तो इसके संबंध में क्या जानकारी और ये जो सुझाव दिए गए हैं, इसमें महिला जो आरक्षण है, उसकी क्या स्थिति है और प्रॉक्सी प्रतिनिधित्व का जो मुद्दा है, वो आखिर क्या है? इन सब के बारे में जानते हैं। तो ये एक तरीके से प्रॉक्सी प्रतिनिधित्व जो होता है, आमतौर पर समझा जाए, तो ये एक ऐसा मतलब कि सिस्टम है, जहाँ पर महिलाओं को तो किसी उस चुनाव में मतलब कि सीट जो आती है, महिला प्रधान होती है, लेकिन महिला प्रधान काम ना करके उसके जो पति होते हैं, वो काम करते हैं या फिर कोई और रिश्तेदार होते हैं, वो काम करते हैं। यानी कि जो महिला के नाम पर जो सीट जीती गई, तो महिला नेतृत्व की इसमें कोई भूमिका देखने को नहीं मिलती है। तो उसी से रिलेटेड है, आम तौर पर आप समझ सकते हैं। तो इसमें क्या हुआ है कि हाल ही में समिति ने पंचायती राज प्रणाली और संस्थानों में महिलाओं के प्रतिनिधित्व और भूमिकाओं का रूपांतरण, प्रॉक्सी भागीदारी को समाप्त करना शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की है। यानी कि जो महिला प्रधान पति वाला जो चलता है ना कि प्रधान पति की जो भूमिका ज्यादा चर्चा में रहती है कि महिला तो जैसे किसी सरपंच बन जाती है या फिर किसी जो राज्य या गांव है वहां पर प्रधान बन जाती है, लेकिन जो मेन कार्य है तो वो महिलाएं ना करके उनका पति करता है या फिर कोई रिलेटिव करते हैं। तो ये जो सिस्टम है, इस भागीदारी को समाप्त करने के बारे में ये रिपोर्ट प्रकाशित करता है। इसमें क्या हुआ है कि हाल ही में एक वाद आया हुआ था, जो कि मंडोला ग्रामीण विकास फाउंडेशन बना। भारत सरकार मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पंचायती राज संस्थानों में प्रॉक्सी भागीदारी की जांच करने के लिए एक समिति गठित की थी। तो ये किसके द्वारा समिति गठित की जा गई है? सुप्रीम कोर्ट के द्वारा की गई। लेकिन कौन सा वाद आता है? मंडोला ग्रामीण विकास फाउंडेशन बनाम भारत सरकार वाद, जो कि 2023 में आता है। पंचायती राज संस्थानों में महिलाओं के आरक्षण के बारे में बात करें तो इसमें कुछ संवैधानिक प्रतिनिधित्व है, जैसे कि संवैधानिक प्रावधान जो 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में आता है, जिसमें त्रिस्तरीय पंचायती प्रणाली स्थापित की जाती है और पंचायती राज संस्थानों में महिलाओं के लिए 1/3 सीटों का आरक्षण भी किया जाता है। यहाँ पर अभी तक देखा जाए तो 21 राज्यों में आरक्षण की सीमा को 33% से बढ़ाकर 50% कर दिया है। तो कितना कर दिया गया है? 33% से बढ़ाकर 50% कर दिया है। और बिहार जो है वह पंचायती राज संस्थानों में महिलाओं के लिए आरक्षण का 50% आरक्षण देने वाला पहला राज्य बन गया है। वर्तमान प्रतिनिधित्व को देखा जाए कि पंचायती राज संस्थाओं में निर्वाचित प्रतिनिधि जो महिलाएं हैं वह 46.6% है और जहां पर प्रॉक्सी प्रतिनिधित्व का मुद्दा है उसमें कई महिलाएं जो होती हैं वह प्रतीकात्मक रूप में काम करती हैं, जबकि जो पुरुष रिश्तेदार जैसे कि सरपंच पति असल नियंत्रित करते हैं। प्रॉक्सी प्रतिनिधित्व की जो प्रथा है वह महिलाओं की नेतृत्व क्षमता में संदेह पैदा करती है और आरक्षण के मूल उद्देश्य को कमजोर करती है। समिति द्वारा कुछ प्रस्तावित प्रमुख सुधार है। इन सुधारों को जानने के पहले ये भी जान लेते हैं कि इनमें भागीदारी का जो पंचायती राज संस्थाएं हैं उनके अंतर्गत जो महिलाओं की भागीदारी है, तो उसका क्या इंपोर्टेंस है। तो पहले इंपोर्टेंस की ओर चलते हैं तो देखते हैं कि महिलाओं से जुड़े मुद्दों और समस्याओं की बेहतर प्रक्रियाओं से रिलेटेड ये मुद्दा है, जिसमें हम देखते हैं कि ये जो मुद्दा आएगा वह है महिलाओं से जुड़े मुद्दों में मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के 2003 के एक अध्ययन में बताया गया था कि आरक्षित पंचायतों में महिला प्रतिनिधि पुरुषों की तुलना में महिलाओं से संबंधित शिकायतों और अन्य रिक्वेस्ट समस्या समाधान दुगना अधिक करती हैं। राजनीतिक विकेंद्रीकरण से मातृ स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार होता है। संस्थागत और सुरक्षित पेशाओं में वृद्धि इसके अंतर्गत देखने को मिलती है। समुदाय का एक बेहतर विकास भी होता है, जिसमें महिलाएं जो होती हैं वह नेतृत्व वाली पंचायतें जरूरी बुनियादी ढांचे जैसे जल, स्वच्छता, सड़क, स्कूल, स्वास्थ्य केंद्र और सिंचाई में अधिक निवेश करती है। एनसीएईआर 2010 द्वारा किए गए एक शोध में इसकी भी पुष्टि की गई है कि महिला नेतृत्व का समुदाय के विकास पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। उच्च स्तर पर राजनीतिक प्रतिनिधित्व का भी मार्ग होता है, जो जमीनी स्तर पर मजबूत नेतृत्व महिलाओं के उच्चतर राजनीतिक दलों तक पहुंचने का अवसर प्रदान करता है और यह लोकसभा और राज्य विधानमंडलों के प्रतिनिधित्व के लिए मांग तैयार करता है। तो इस तरीके से देखा जाए तो ये महिलाओं की भागीदारी के बारे में है। अब इसमें किस समिति में किस तरीके से प्रस्तावित सुधार है? पहला तो ये कि कठोर दंड का प्रावधान किया गया है कि अगर पुरुष रिश्तेदार किसी निर्वाचित महिला प्रतिनिधि के कार्यों में हस्तक्षेप करते हैं या उनके खिलाफ दंडात्मक कार्यवाही का प्रावधान करते हैं, तो इसमें सजा की सटीक रूपरेखा भी तय नहीं हुई है। दूसरा आता है मजबूत नीतियों का होना कि इसके तहत केरल की तरह जेंडर स्पेसिफिक रिजर्वेशन यानी कि सार्वजनिक शपथ ग्रहण समारोह और महिला पंचायत संघ जैसे प्रयास किए जाने चाहिए। तकनीकी समाधान होना चाहिए, जैसे कि महिला निर्वाचित प्रतिनिधियों को वर्चुअल रियलिटी
सिमुलेशन प्रशिक्षण, रियल टाइम में स्थानीय भाषा में कानूनी मार्गदर्शन प्रदान करने और एआई संचालित प्रश्नोत्तरी का उपयोग किया जाना चाहिए। जवाबदेही तंत्र होना चाहिए जिसमें हेल्पलाइन, निगरानी समितियां, प्रॉक्सी प्रतिनिधित्व का सूचना देने वाले पुरस्कार देने जैसे उपाय किए जाने चाहिए और नागरिकों को पंचायत निर्णय पोर्टल के माध्यम से निर्वाचित पंचायत प्रतिनिधियों या प्रधान बैठकों के और उनके द्वारा किए गए निर्णयों को ट्रैक करने की सुविधा दी जानी चाहिए। तो इस तरीके से देखा जाए तो ये समिति ने कुछ सुधार के बारे में बताया हुआ है। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं जिसमें संक्षिप्त सुर्खियों में हमारा पहला टॉपिक आता है सरकार डीरेगुलेशन कमीशन गठन करेगी उसके बारे में। तो अब सरकार किस तरीके से डीरेगुलेशन गठन करेगी या रेगुलेशन गठन करने की प्रक्रिया है वो किस तरीके से। तो चलिए जान लेते हैं। सबसे पहले तो ये बता दें कि जो डीरेगुलेशन होता है वो गैर विनिमय होता है। मतलब कि एक तरीके से विनियमन होता है, एक प्रक्रिया होती है, गैर विनियमन प्रक्रिया होती है। तो ये अभी हाल ही में ये सरकार के द्वारा कहा गया और इसमें क्या होता है कि उद्योग पर सरकार की निगरानी को कम या समाप्त करने की एक तरीके से प्रक्रिया होती है। तो इसमें क्या होगा कि कोई भी उद्योग होगा उसमें सरकार की जो निगरानी है वो कम होगी या समाप्त होगी। तो इस तरीके की प्रक्रिया को डीरेगुलेशन कहा जाएगा। यानी कि सरकार उसको रेगुलेट नहीं करेगी या करेगी तो ना के बराबर करेगी या यहाँ पर कोई प्रक्रिया नहीं होगी। तो हाल ही में प्रधानमंत्री ने घोषणा की है कि सरकार गवर्नेंस में राज्य की भूमिका को सीमित करने के लिए डीरेगुलेशन का गठन करेगी। यह जो गठन है वह प्रधानमंत्री ने जन विश्वास विधेयक 2.0 के माध्यम से सरकार के प्रयासों को रेखांकित किया, जिसका उद्देश्य बेनामी के बोझ को कम कर नौकरशाही से जुड़ी बाधाओं को इसके अंतर्गत दूर करने के बारे में कहा हुआ है। जन विश्वास विधेयक 2.0 है जो ये घोषणा करता है जिसमें केंद्रीय बजट 2025-26 में की गई है, जिसका उद्देश्य ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ाने के लिए 100 से अधिक पुराने कानूनी प्रावधानों को अपराध के दायरे से बाहर करना होता है। डीरेगुलेशन कमीशन यानी कि गैर नियामकीय जो आयोग है उसके बारे में बात करें तो इसकी डेफिनेशन होती है कि किसी भी उद्योग पर सरकार की निगरानी को कम या समाप्त करने की प्रक्रिया को डीरेगुलेशन कहते हैं और इसमें दूसरे देशों में डीरेगुलेशन से जुड़ी कुछ पहले हैं जैसे कि संयुक्त राज्य अमेरिका में सरकारी दक्षता विभाग, यूनाइटेड किंगडम बेहतर विनिमय फ्रेमवर्क, न्यूजीलैंड में विनियमन मंत्रालय आता है। तो इस तरीके से ये इससे जुड़ी कुछ पहले है। कुछ इसके अंतर्गत कुछ चुनौतियां हैं जैसे कि बाजार एकाधिकार का होना। बाजार एकाधिकार जो आता है वह बड़ी कंपनियों को एकाधिकार बढ़ सकता है, प्रतिस्पर्धा में कमी हो सकती है और लघु व्यवसाय प्रतिस्पर्धा से बाहर हो सकते हैं। शोषण की संभावना होती है जिसमें डीरेगुलेशन से मूल्य वृद्धि जैसे कि अनैतिक प्रथाओं को बढ़ावा मिल जाता है। पारदर्शिता में कमी देखी जाती है जिसमें कंपनियां जानकारी को छिपा सकती हैं जिससे निवेशकों का निर्णय प्रभावित या कंपनियों पर जनता का विश्वास कम हो सकता है। तो इस तरीके से इसके समक्ष कुछ चुनौतियां हैं उसके बारे में। इसके आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने में डीरेगुलेशन के इम्पोर्टेंस के बारे में बात करें तो ये पहला तो आता है आर्थिक समृद्धि को बढ़ावा देना कि भारत को 8% की समृद्धि दर हासिल करने के लिए निवेश दर को 31% से बढ़ाकर 35% करना है। और इसका उदाहरण आप जापान और चीन के डीरेगुलेशन की मदद से उच्च समृद्धि दर में हासिल कर सकते हैं। आर्थिक स्वतंत्रता में वृद्धि देखी जाती है कि यह नौकरशाही से जुड़ी बाधाओं को दूर करके प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देगी। जैसे उदाहरण के लिए जन विश्वास अधिनियम 2023 की सहायता से 42 केंद्रीय कानूनों के तहत 183 प्रावधानों को अपराध के दायरे से बाहर किया गया और इसके कारण व्यापार संबंधी अनुपालन प्रक्रिया सरल बन गई है। एमएसएमई हेतु नियमों के पालन की लागत में कमी आई है क्योंकि सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यमों के लिए जटिल नियमों का पालन कठिन होगा। जैसे उदाहरण के लिए हरियाणा तमिलनाडु सरकार ने लघु व्यवसायों के भवन निर्माण संबंधी नियमों में संशोधन किया हुआ है। प्रतिस्पर्धात्मक संघवाद को बढ़ावा दिया गया है जिसमें राज्य सरकारें एक दूसरे के डीरेगुलेशन प्रयासों में सीखकर औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा दे सकती है। जैसे कि उदाहरण के तौर पर देखा जाए तो आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, हरियाणा सरकार ने महिलाओं के लिए नाइट शिफ्ट में काम करने पर रोक में ढील दी है जिससे महिलाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़े। तो इस तरीके से ये आया। अब आते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर कि मणिपुर में राष्ट्रपति शासन के बारे में। कि भारत में राष्ट्रपति ने मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगाने की घोषणा जारी की है। तो आपको बता दें कि ये अभी पहली बार ऐसी कोई घटना नहीं हुई है। पहले भी मणिपुर में अभी तक टोटल 11 बार राष्ट्रपति शासन ऑलरेडी लगाया जा चुका है। और इसमें जो आखिरी बार जो इसके पहले जैसे कि अभी प्रेजेंट में जो घोषणा की गई है, लेकिन इसके पहले जो राष्ट्रपति शासन लगाया गया था वह 2001 से 2002 के बीच में लगाया गया था। और वर्तमान उद्घोषणा से मणिपुर राज्य की विधानसभा जो है वह निलंबित हो गई है। चलिए तो राष्ट्रपति शासन के बारे में जान लेते हैं कि राष्ट्रपति शासन क्या है और मणिपुर में ऐसी क्या स्थिति थी जिसके कारण यह राष्ट्रपति शासन
लगाने की लगाने के बारे में ये चर्चा में आया। तो सबसे पहले एसआर बॉम्बे बनाम भारत संघ के बाद 1994 में सुप्रीम कोर्ट निर्णय देता है कि अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन की घोषणा न्यायिक समीक्षा के अधीन होगी। जब तक कि राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा को संसद की मंजूरी नहीं मिल जाती हो, तब तक राष्ट्रपति संबंधित राज्य की विधानसभा को भंग नहीं कर लेता है, केवल निलंबित कर सकता है। राष्ट्रपति शासन के बारे में बात करें तो इसे संविधान में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 में किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने का प्रावधान करता है और संविधान को उपबंध है कि यदि किसी राज्य की सरकार की संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार नहीं चलती है तो राष्ट्रपति राज्य के राज्यपाल की रिपोर्ट के आधार पर राज्य से राष्ट्रपति शासन लगाने सकता है। और कभी कभी क्या होता है कि राष्ट्रपति राज्यपाल की रिपोर्ट के बिना ही उपबंध कर सकता है। तो इस तरीके की शक्ति दी गई होती है। अवधि एवं अनुमोदन के बारे में बात करें तो अनुच्छेद 356 का जो क्लॉज 3 है वो कहता है कि राष्ट्रपति शासन लागू होने के बाद इसे 2 महीने के भीतर संसद के दोनों सदनों, चाहे वह लोकसभा हो या राज्यसभा में साधारण बहुमत द्वारा अनुमोदन प्राप्त होना जरूरी होता है। और यदि संसद द्वारा मंजूरी नहीं मिलती है तो यह 2 माह बाद स्वतः ही समाप्त हो जाता है। और इस बार संसद की मंजूरी मिलने के बाद राष्ट्रपति शासन अधिकतम 6 महीने तक जारी रह सकता है और 6 महीने में संसद की अधिकतम मंजूरी इसे 3 साल तक बढ़ा सकते हैं। तो जब भी राष्ट्रपति शासन लगाया जाएगा तो मिनिमम जो होगा वह 6 माह होगा और 6 माह के बाद इसे मैक्सिमम 3 साल के लिए यानी कि 3 साल के लिए इसे बढ़ाया जा सकता है। इसका निरसन किस तरीके से होता है? यानी कि जब राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है लेकिन उसे हटाया कैसा जाए? तो इसमें क्या होता है कि राष्ट्रपति अपनी जो घोषणा है उसको राष्ट्रपति शासन हटा सकता है। मतलब कि राष्ट्रपति की उद्घोषणा के बाद ही राष्ट्रपति शासन को हटाया जा सकता है। परिणाम के बारे में बात की जाए तो राज्य सरकार की संचालन और राज्यपाल की शक्तियां राष्ट्रपति अपने हाथों में ले लेता है। राष्ट्रपति राज्य विधानमंडल की शक्तियों को संसद में हस्तांतरित कर देता है और राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा का असर संबंधित राज्य के हाई कोर्ट के कामकाज पर नहीं पड़ता है। अब आते हैं नेक्स्ट, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जो संशोधित बर्फ संशोधन विधेयक 2024 को मंजूरी दी है उसके बारे में ये मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार कहा गया है कि संशोधित बर्फ विधेयक में संयुक्त संसदीय समिति के सुझावों को इसमें शामिल किया गया। इसके पहले न्यायमूर्ति यानी कि सेवानिवृत्त राजेंद्र सच्चर की अध्यक्षता वाली उच्च स्तरीय समिति की सिफारिशों और जेपीसी की रिपोर्ट के आधार पर 2013 में वक्फ बोर्ड के कानून में संशोधन किए गए। वक्फ संशोधन विधेयक 2024 कहता है कि इसका जो उद्देश्य है वक्फ अधिनियम 1993 के संशोधन द्वारा वक्फ समितियों का बेहतर प्रबंधन सुनिश्चित करना है। यानी कि इसके पहले 1995 का ये संशोधन आया हुआ था, उसको बेहतर प्रबंधन करने के संदर्भ में अभी 2024 में इसमें संशोधन किया जाएगा। अब ये संशोधन जो किया जाएगा तो उसके मुख्य प्रावधान क्या है उनको तो देखेंगे ही। साथ में ये देखते हैं कि अगर इस तरीके की प्रक्रिया चल रही है तो उसमें ऐसी क्या आवश्यकता आन पड़ी कि इसमें संशोधन करने की जरूरत आई। तो पहले हम देखते हैं कि इसमें एक बार जब कोई संपत्ति वक्फ को समर्पित कर दी जाती है तो वह हमेशा के लिए वक्फ संपत्ति के रूप में बनी रहती है। तो इस सिद्धांत के पालन करने की वजह से कई प्रकार के विवाद पैदा होते हैं और कई प्रकार के दावे भी किए जाते हैं। जो वक्फ अधिकरण है उसके निर्णय न्यायिक समीक्षा नहीं की जाती है और ये सर्वे कमिश्नर द्वारा वक्फ समितियों का सही से सर्वेक्षण कार्य नहीं किया जाता है। तो ये प्रमुख कार्य है यानी कि इस संशोधन के पीछे ये प्रमुख रीजन है जिसके कारण संशोधन करने की आवश्यकता पड़ी। चलिए तो इस विधेयक के मुख्य प्रावधानों की ओर चलते हैं जिसमें पहला कहता है वक्फ प्रबंधन को समावेशी बनाना। ये मुस्लिम महिलाओं और मुस्लिम ओबीसीज को केंद्रीय वक्फ परिषद और राज्य वक्फ बोर्ड में शामिल करके वक्फ प्रबंधन को समावेशी बनाने का प्रस्ताव किया गया है। और केंद्रीय वक्फ परिषद जो है वह एक तरीके से वैधानिक संस्था है। इसकी स्थापना 1964 में होती है और यह परिषद भारत में राज्य स्तरीय वक्फ बोर्डों की निगरानी करने सलाह देता है और यह स्वयं वक्फ संपत्तियों में प्रत्यक्ष नियंत्रण नहीं रखता है। राज्य वक्फ बोर्ड जो है वह इस संपत्तियों के रखरखाव प्रशासन की जिम्मेदारी इसमें सौंपी गई है। अधिकरणों के आदेशों के खिलाफ अपील होती है जिसमें किसी मामले में अधिकरणों के आदेशों के खिलाफ 90 दिन के भीतर उच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है। अन्य प्रावधानों के अंतर्गत बात की जाए तो इसमें पंजीकरण में प्रौद्योगिकी के उपयोग को बढ़ावा मिलता है और आगाखानी और बोहरा समुदायों के लिए अलग अलग वक्फ बोर्डों के गठन का प्रस्ताव आदि इसके अंतर्गत किया गया। वक्फ क्या है इसके अंतर्गत बात करें तो यह एक तरीके से इस्लामी कानून के तहत धार्मिक या धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए सौंपी गई संपत्ति होती है और इस संपत्तियों में अन्य किसी उद्देश्य के लिए उपयोग या बिक्री इसमें प्रतिबंधित होती है और यह संपत्ति अल्लाह को समर्पित संपत्ति होती है जिसमें विशेष रूप से मुतवल्ली द्वारा प्रबंधित या प्रशासित किया जाता है। और इसमें भारत में वर्तमान में लगभग 8.7 लाख
वक्फ संपत्तियां और 9.4 लाख एकड़ भूमि ये फैली हुई है और भारत विश्व की सबसे अधिक वक्फ संपत्तियां हैं। तो इस तरीके से ये रेशियो इस संपत्ति के बारे में। अब आते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर कि डिजिटल ब्रांड आइडेंटिटी मैनुअल के बारे में। कि इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने सरकार की डिजिटल उपस्थिति को सुसंगत बनाने के लिए डिजिटल ब्रांड आइडेंटिटी मैनुअल की शुरुआत की। इस के बारे में बात करें तो यह पहल जो है वह सरकारी वेबसाइट को सरल और मानकीकृत बनाने के ऊपर केंद्रित है। इसका लक्ष्य नागरिकों के लिए सरकारी वेबसाइट को नेविगेट करना आसान बनाना है और आवश्यक सरकारी सेवाओं को सुगम तक पहुंच सुनिश्चित करना है और इसका उद्देश्य सेवा वितरण को प्रभावी बनाना, सरकारी मंत्रालयों को बेहतर संचार सुनिश्चित करना, सरकारी प्राथमिकताओं को अधिक पारदर्शी बनाना। इसका महत्व जो होता है वह यूनिफॉर्म गवर्नेंस की शुरुआत करके सरकार के न्यूनतम सरकार और अधिकतम शासन के दृष्टिकोण को बढ़ावा देना होता है। तो इस तरीके से देखा जाए तो ये समिति की एक प्रमुख बैठकें होती है। इनके बारे में ये प्रमुख प्रारूपित रूपरेखा को बताया गया है। यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारा ये आज का टॉपिक फिनिश होता है। नेक्स्ट डे नेक्स्ट टॉपिक अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को लेकर मिलेगी। तब तक आप इस सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इसकी पीडीएफ जो आपकी अंडरलाइन वाली है वो आपको कल दे दी जाएगी, मतलब कि आपको जब ये टॉपिक फिनिश होंगे तब होंगे, लेकिन ये जिस तरीके की बिन अंडरलाइन वाली पीडीएफ है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल यूपीएससी पीएससी विद दीक्षा पर आज ही अवेलेबल हो जाएगी। धन्यवाद।